गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाइन्थ क्लास स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग सेल्स ऑर्गेनल्स की स्टडी कर रहे हैं। इससे प्रीवियस क्लास में हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और आपका गोल्गी एपरेटस, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स की स्टडी की और उनके फंक्शंस के बारे में जाना। आज हम लोग जो सेल्स ऑर्गेनल्स की चर्चा करेंगे वो है प्लास्टिड्स। तो ये जो प्लास्टिड एक सेल्स ऑर्गन है, बहुत इम्पोर्टेंट सेल्स ऑर्गन है। और ये बच्चों, प्लास्टिड इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट सेल ओनली। तो ये केवल जो सेल ऑर्गेनल है वो केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि प्लास्टिड के क्या काम होते हैं और किस प्रकार से प्लास्टिड काम करता है। तो प्लास्टिड्स आर फाउंड इन द प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन द एनिमल सेल। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ बच्चों को, जो प्लास्टिड्स है वो प्लास्टिड आपके प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। दीज आर द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द प्लांट। अगर हम बात करें तो प्लांट सेल में ये सबसे बड़ा कोशिकांग या सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल्स होता है। दीज परफॉर्म अ नंबर ऑफ फंक्शन इन द सेल। और ये बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो कि आपके प्लास्टिड्स के द्वारा संपन्न होते हैं। प्लास्टिड आर ऑफ टू टाइप। अगर हम बात करें तो प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सेल कलर्ड प्लास्टिड। तो अगर हम बात करें तो सेल में दो प्रकार के प्लास्टिड होते हैं, जो कि सबसे पहले हैं कलर्ड प्लास्टिड। कलर्ड प्लास्टिड्स का मतलब जिनको हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। कलर्ड प्लास्टिड्स आर नोन एज क्रोमोप्लास्ट एंड कलरलेस प्लास्टिड्स आर नोन एज ल्यूकोप्लास्ट। तो प्लास्टिड्स दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कलर्ड प्लास्टिड्स। जो कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं उनको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, और जो कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं उनको कहते हैं हम ल्यूकोप्लास्ट। तो दो प्रकार के आपके प्लास्टिड्स होते हैं। तो प्लास्टिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, ल्यूकोप्लास्ट एंड chromoplast. Chromoplast is colored and while leucoplast is colorless plastids. चलिए आगे देखते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट में भी ग्रीन क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन हो सकता है, जैसे कि आपका क्लोरोप्लास्ट है तो क्रोमोप्लास्ट आपका ग्रीन हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की, और ये नॉन ग्रीन प्लास्टिड्स भी हो सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रीन होता है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है। दीज अकर इन द ग्रीन लीव्स, ग्रीन शूट्स एंड प्लांट एंड साइड्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस सेल्स। ये कुछ हरे तनों में, हरी पत्तियों में और जहाँ जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डबल मेम्ब्रेन, दो इसकी जो मेम्ब्रेन होते हैं जो इसको कवर्ड करे रखती हैं, वो उनकी लेयर डबल होती है। तो ये डबल मेम्ब्रेन से ढका हुआ या कवर्ड एक स्ट्रक्चर होती है, जिसमें एक ग्राउंड मैट्रिक्स एक पाई जाती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। और ये जो स्ट्रोमा होती है वो कलरलेस होती है। स्ट्रोमा जो होती है वो प्रोटीन, राइबोसोम्स, लिपिड्स, एंजाइम, डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होते हैं या से बनी होती है। तो अगर हम बात करें, एक कलरलेस मैट्रिक्स पाई जाती है, इसके अंदर एक प्रकार का फ्लूइड सब्सटेंस पाया जाता है जो कि पूरे आपके क्लोरोप्लास्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। और स्ट्रोमा प्रोटीन, राइबोसोम्स, लिपिड्स, एंजाइम, डीएनए, आरएनए प्रेजेंट होते हैं। Inner membrane has numerous folds are embedded in the stroma. As the chloroplast mature, the folds become free and are called lamellae. तो इस प्रकार से कई प्रकार के इसमें मोड़ पाए जाते हैं, घुमाव पाए जाते हैं, और वो जब मैच्योर होते हैं तो वो फ्री, स्वतंत्र हो जाते हैं और वो कहलाते हैं लेमिली। तो लेमिली कहलाते हैं। द लेमिली आर फॉर्म्ड फ्लैटेंड डिस्कॉइड फ्लैट सैक्स एंड थाइलेकॉइड्स विच फॉर्म अ पाइल्स ऑफ ग्रेना। तो इस प्रकार से जो लेमिली होती हैं वो फ्लैटेंड डिस्कॉइड फ्लैट सैक्स से मिलके बने होते हैं, जिनको हम थाइलेकॉइड्स कहते हैं। और ये इनका जो एक जो ढेर बनाते हैं उसको हम ग्रेना कहते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से ये आपके थाइलेकॉइड्स होते हैं। जो थाइलेकॉइड्स होते हैं, थाइलेकॉइड्स आपके फ्लैट स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये आपके इकट्ठे होकर बनाते हैं ग्रेना। ग्रेना कंटेन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। और जो ग्रेना होता है, ग्रेना के अंदर क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल्स पाया जाता है।
थस लाइट रिएक्शन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस अकर इन ग्रेना। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो लाइट जो रिएक्शन होती है जिसके द्वारा वो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो ग्रेना के अंदर होती है। द डार्क रिएक्शन अकर एट द स्ट्रोमा एज एंजाइम डार्क रिएक्शन आर कंटेन इन इट। और जो 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 कह सकते हैं जो डार्क रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन आपका स्ट्रोमा के अंदर होता है क्योंकि इसके अंदर विभिन्न प्रकार की इससे संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, मैं इस बात को फिर से पॉइंट आउट करना चाहूँगा क्योंकि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में को ये आपका मल्टीपल चॉइस के तौर पे पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि ये जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें लाइट रिएक्शन कहाँ होती है। तो लाइट रिएक्शन मैंने कहा अभी बताया आपका ग्रेना में होता है और डार्क रिएक्शन जो होता है वो स्ट्रोमा में पाया जाता है। यहाँ पर होता है आपका डार्क रिएक्शन और यहाँ पे होता है आपका लाइट रिएक्शन। तो इस प्रकार से डार्क और लाइट रिएक्शन क्रम से ग्रेना और स्ट्रोमा में संपन्न होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो अदर क्रोमोप्लास्ट आर ऑरेंज, रेड, येलो एसिड। और जो दूसरे कलर के जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो ऑरेंज होते हैं, रेड होते हैं, येलो होते हैं। इस प्रकार के भी हरे रंग के अलावा भी दूसरे कलर के भी पाए जाते हैं। दिस कलर इज इम्पार्टेड ड्यू टू द कलर ऑफ द पिगमेंट कंटेंट इन देम बिकॉज ऑफ द कैरोटेनॉइड्स। तो इस प्रकार का जो कलर होता है उनमें विभिन्न प्रकार के, और ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट आपका इंसेक्ट में और जो फ्लावर होते हैं उनमें पॉलिनेशन और सीड डिस्पर्सल के काम आता है क्योंकि इनके जो कलर होते हैं वो ब्राइट कलर के होते हैं। तो जो फ्लावर्स के जो रंग होते हैं, जो पेटल्स होते हैं, वो सब क्रोमोप्लास्ट के कारण ही होते हैं और जो डिफरेंट प्रकार के क्रोमोप्लास्ट होते हैं। द कलरलेस प्लास्टिड्स ल्यूकोप्लास्ट स्टोर मटेरियल सिंपल्स। और जो कलरलेस प्लास्टिड होती है जिसको हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं वो मटेरियल स्टोर करने के काम में आती है। प्लास्टिड आर ऑल्सो सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया दी कंटेन देयर ओन डीएनए मटेरियल। जो प्लास्टिड होते हैं वो अपनी माइटोकॉन्ड्रिया की भांति अपनी डुप्लीकेशन कर सकते हैं, अपने प्रकार के नए ऑर्गन्स बना सकते हैं क्योंकि उनमें खुद का अपना डीएनए होता है। दीज आर कैपेबल टू सिंथेसिस सम देयर ओन प्रोटीन्स एंड हैंस सेमी ऑटोनोमस। और इनमें ये सक्षम होते हैं कि अपने में कुछ अपने खुद प्रकार से अपने स्वयं से ये प्रोटीन का निर्माण कर सकते हैं और खुद प्रोटीन निर्माण करने के कारण ये इनको हम सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी कहते हैं। ये कह सकते हैं कि अर्ध स्वायत्त बॉडीज़ होती हैं, ये कुछ मात्रा में जो अपनी बॉडीज़ के अंतर्गत प्रोटीन का निर्माण कर लेती हैं। अब एक नया जो सेल ऑर्गन है उसकी स्टडी हम करेंगे, ये है आपका वैक्यूल्स। जो वैक्यूल्स हैं, वैक्यूल्स आर फाइंड इन द प्लांट सेल एज वेल एज द एनिमल सेल। जो वैक्यूल्स होते हैं वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। एनिमल सेल दीज आर स्मॉल इन साइज, और जो दोनों के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन अंतर ये होता है कि जो एनिमल सेल होती है, एनिमल सेल के अंदर जो फूड वैक्यूल्स होते हैं उनकी साइज़ छोटी होती है, जबकि प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में ये फूड वैक्यूल्स जो होते हैं, फूड वैक्यूल्स की जो साइज़ होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। These are storage sac and of the sac bound in the single membrane. Vacuoles are stored solid as well as liquid content. They contain water, glycogen and proteins. So ये एक प्रकार का एक स्टोरेज ऑर्गन होता है जो कि सॉलिड एज वेल एज जो लिक्विड मटेरियल होता है उसको स्टोर कर सकता है। ये अगर कहा जाए तो ये वाटर, ग्लाइकोजन और प्रोटीन ऐसे सब्सटेंस को अपने अंदर स्टोरेज करने का काम करता है। अगर हम बच्चों बात करें कि इसकी क्लासिफिकेशन की, तो किस प्रकार से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, तो जो फूड वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1 फूड वैक्यूल्स। तो इट इज़ फाउंड इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा टिक। तो इस प्रकार का जो फूड वैक्यूल्स, इस प्रकार का जो वैक्यूल्स होता है, जैसे फूड वैक्यूल है वो यूनिसेलुलर जो ऑर्गन होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गन के अंदर पाया जाता है जिसमें वो अपना फूड स्टोरेज करते हैं, जैसे कि अमीबा। तो अमीबा टेक्स फूड एंड sac and contain undigested food and food particle with the lysosomes to the digested food.
तो दिस इज़ नोन एज फूड वैक्यूल्स। तो अमीबा में एक प्रकार का एक सैक होता है, एक कोस्ट होता है, एक खाली जगह होती है जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं जो कि लाइसोसोम्स की सहायता से डाइजेस्ट होता है। इस जगह को हम फूड वैक्यूल्स कहते हैं। इस जगह को हम फूड वैक्यूल्स कहते हैं। फूड डाइजेस्टेड फूड वैक्यूल विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज इन द लाइसोसोम्स। और जैसा कि हम लोग लाइसोसोम्स में बताया था, जिनको हम सुसाइड बैग्स भी कहते हैं, का काम जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन में भी विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स को सिक्रीट करना होता है। तो यहाँ पर भी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वहाँ पर लाइसोसोम से निकलने वाले जो एंजाइम होते हैं डाइजेस्ट में हेल्प करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार हम कहते हैं जो फूड वैक्यूल्स होते हैं, फूड वैक्यूल्स एक ऐसे ऑर्गन होते हैं जो कि अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अगर हम बात करें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, तो दूसरे प्रकार का जो वैक्यूल होता है वो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। दीज वैक्यूल्स कलेक्टेड लिक्विड फ्रॉम द सेल एंड राइज अप बिफोर द बस्ट एंड टू रिलीज इट। और इस प्रकार का जो फूड वैक्यूल्स होते हैं, इस प्रकार के फूड वैक्यूल्स लिक्विड को स्टोरेज करते हैं और लिक्विड को स्टोरेज कर देते हैं और अपने आकार में ये बढ़ जाते हैं और बढ़ने के बाद में ये फट जाते हैं और फटने के बाद में ये लिक्विड को रिलीज कर देते हैं। दिस प्रोसेस हेल्प्स इन द सेलुलर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट। और ये जो प्रोसेस होती है वो एक प्रकार से ऑस्मो रेगुलेशन और आपका कह सकते हैं कि एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट जो प्रोसेस होती है को कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं बॉडी के ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के द्वारा कंट्रैक्टाइल वैक्यूल की सहायता से ये प्रक्रिया होती है। दीज अकर इन द फ्रेश वाटर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा एंड पैरामीशियम। और जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल में जो आपको पता होगा कि लिक्विड स्टोरेज होता है, यहाँ ये फ्रेश वाटर में पाए जाने वाली जो स्पीसीज़ होती हैं जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है आदि में पाए जाते हैं। नंबर थर्ड है, तीसरे प्रकार का है सेप वैक्यूल। दीज अकर इन द प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल। तो इस प्रकार का जो वैक्यूल्स होता है वो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। सेप वैक्यूल्स, तो इस प्रकार का जो वैक्यूल है वो प्लांट और एनिमल दोनों प्रकार की सेल्स में पाया जाता है। प्लांट सेल में ये लगभग 90% जो हिस्सा होता है उसको सेल के वॉल्यूम को कवर करता है। द सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन ऑफ दिस लार्ज वैक्यूल हैंस फॉर्म्ड अ सेल टोनोप्लास्ट। और जो इसकी जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, एक प्रकार से ये सेलेक्टिव परमेबल, ये कुछ कुछ सब्सटेंस होते हैं उन्हीं को अलाउ करती है अपने अंदर आने जाने के लिए। तो ये आपके मिलकर एक बड़ा वैक्यूल्स बनाते हैं जिसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। इट इज़ फिल्ड विद द सेल शेप। और ये जो सेल का एक लिक्विड होता है जिसको हम सेल शेप कहते हैं से भरा होता है। द सेल शेप कंसिस्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स, डिजॉल्व शुगर, गैसेस, पिगमेंट, प्रोटीन, ऑर्गेनिक विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द सेल। और जो सेल शेप जो एक गाढ़ा लिक्विड होता है, इसके अंतर्गत जो अगर हम कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर वाटर होते हैं, मिनरल्स होते हैं, डिजॉल्व शुगर होती हैं, गैसेस होती हैं, पिगमेंट होते हैं, प्रोटीन होती है, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जो कि सेल की सभी मेटाबॉलिक और वाइटल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पाए जाते हैं। द वैक्यूल्स प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। और जो वैक्यूल्स होते हैं वो किसी भी सेल को सुदृढ़ता मतलब एक कठोरपन और स्थायित्व प्रदान करते हैं। Also, since the vacuoles occupy large volumes in the plant cell, nucleus and other cell organelles are shifted periphery in the cell। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि सेल के अंदर जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो फूड जो वैक्यूल्स होते हैं वैक्यूल्स ऑक्यूपाई करते हैं। और वैक्यूल्स ऑक्यूपाई करने के कारण जो सेल्स के जो न्यूक्लियस होते हैं, जो न्यूक्लियस को वो पेरीफेरी या अपनी सतह की ओर ट्रांसफ़र कर देता है या शिफ्ट कर देता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, ये एक मैच्योर एनिमल सेल का एक डायग्राम है। ये
डायग्राम में हम लोग देखते हैं ये एक स्ट्रक्चर जो आउटर कवरिंग है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है, ये आपकी छोटी स्ट्रक्चर जो सेंट्रियोल्स की है ये आपके राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स एक इम्पोर्टेंट सेल्स ऑर्गेनल्स होता है जो कि आपका प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये न्यूक्लियर एनवेलप होता है, ये न्यूक्लियर है और न्यूक्लियस की आउटर जो कवरिंग होती है उसको हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। न्यूक्लियोलस है आपका, ये आपका जो हमने इससे पहले पढ़ा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण कह सकते हैं सेल ऑर्गेनल्स पाया जाता है। ये एक फ्लूइड होता है सेल शेप। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, आपका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल्स टू प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल्स टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इस प्रकार से जो सेल के अंदर जो पूरा जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं और जो न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं और दोनों को सम्मिलित रूप से मिलाने के बाद उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपके सुसाइड बैग्स जिसको हम लाइसोसोम्स कहते हैं। लाइसोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर भी पाए जाते हैं और फ्रीली ये आपके साइटोप्लाज्म में भी स्प्रेड होते हैं या फैले हुए होते हैं। ये आपका गोल्गी एपरेटस है। तो ये मुख्य ये इस एक मैच्योर वेल डेवलप्ड एनिमल सेल है। तो आज बच्चों हमने देखा कौन कौन से, आज हमने प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स के बारे में स्टडी की। तो उम्मीद है बच्चों को आज की क्लास समझ में आई होगी, इससे काफ़ी बच्चे लाभ उठाएंगे। आगे के वीडियो में हम लोग फिर किसी नए टॉपिक के साथ आएंगे।